दोस्तों, जो मैं चकबंदी पर वीडियो बना रहा हूँ उसी कड़ी में ये तीसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि चकबंदी के बाद की क्या स्थिति होती है, हम किस तरह से एक अच्छा खेतों का बढ़िया अरेंजमेंट कर पाते हैं। तो ये मैंने दो फिगर बनाई हैं, एक ये चकबंदी से पूर्व की है। इसमें आप देख रहे होंगे कि केवल एक चकमार्ग है और बाकी खेतों पर लोग अपनी मेड़ों के थ्रू ही जाते हैं। ये बीच में आबादी है, इधर मान लीजिए ये तालाब है, तो ये काल्पनिक एक गांव है। इसकी ये चकबंदी की यूनिट है, जो यूनिट को मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। पहले ये देखती इस तरह से दिखती है और जब हम इसमें चकबंदी कर देते हैं तो हम बाकायदे इसमें चकमार्ग बना देते हैं। ये चकमार्ग आपको दिख रहे होंगे, कुछ आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। अगर चौड़े चकमार्ग की आवश्यकता है तो चौड़ा बना देते हैं और जहाँ छोटे से काम चल जाएगा वो छोटा बना देते हैं। ये सारे काम हम चकबंदी समिति से परामर्श के बाद करते हैं। तो चकबंदी समिति से परामर्श के बाद में चकबंदी योजना जब हम बनाते हैं, उस चकबंदी योजना में हम ये देखते हैं कि गांव में हमें ज़मीन किस किस काम के लिए चाहिए। तो हमें जैसे इस सब के अतिरिक्त ये भी चाहिए कि गांव में स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर हाई स्कूल हो, और उसके साथ साथ मान लीजिए हमें वहाँ पे पीएससी बनानी है तो पीएससी बनाने के लिए भी कोई ज़मीन हो। इसके अलावा खेल के मैदान के लिए भी अगर हमें ज़मीन चाहिए तो हम खेल के मैदान के लिए भी ज़मीन सुरक्षित करते हैं। और मान लीजिए आबादी के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, उनको घर चाहिए, तो हम आबादी के लिए भी कुछ ज़मीन सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये पूरी एक यूनिट है, ये यूनिट 500 एकड़ की है। और आपने ये जो सब मैंने कार्य ये बताए, जिसमें मान लीजिए आबादी, आपको जूनियर हाई स्कूल, आपको खेल का मैदान, पीएससी आदि सब के लिए जो ज़मीन मिला कर के अगर मान लीजिए 50 एकड़ ज़मीन आपको एक खेल का मैदान भी चाहिए, तो आप टोटल मान लीजिए 50 एकड़ ज़मीन ये चाहते हैं कि ये ज़मीन हमें इस कटक से या इस यूनिट से निकल आए। तो हम ये देखेंगे कि 500 एकड़ का ये था, इसमें से अगर आपको 50 एकड़ निकालनी है तो हम 1 एकड़ में देखते हैं कि कितनी निकालनी पड़ेगी। हमें 1/10 एकड़ निकालनी पड़ेगी, यानी 0.1 एकड़ हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारा एक तरह का एक ये अनुपात बन गया या कांस्टेंट बन गया। हम इससे जो हर किसान को जो चक उसका बना रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे लिए उस किसान से हमें कटौती मिलती जाएगी। ये कटौती का एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म में हम ये कटौती भरते जाएंगे। तो इस तरह से हम हर कृषक से कटौती करेंगे तो हमारे लिए 50 एकड़ कटौती में निकल आएगा। अब आप यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो पुराना नक्शा है चकबंदी से पूर्व का, तो जैसे ये खेत नंबर 4 है या 3 है या 2 है, ये बड़े बड़े खेत हैं। लेकिन इन खेतों में वैसे लोगों ने अपना आपसी बंटवारा कर रखा है। यानी अगर यहाँ पे 5 भाई हैं तो उन पांचों ने छोटा छोटा यहाँ पे काट रखा है। यहाँ 2 भाई हैं तो उन्होंने कर रखा है, 3 है तो उन्होंने कर रखा है। तो ये काम भी हम चकबंदी की धारा 7 के अंतर्गत जब हम उस नक्शे का अपडेशन करते हैं, जो पुराना वाला नक्शा है, तो उसमें जो चकबंदी लेखपाल और चकबंदी कानूनगो है, ये लोग मौके पर जाकर के वहाँ पर उसी तरह से उस पर निशान लगा देते हैं नक्शे पर। और साथ ही साथ उसको एक जो शीट है उस पर भी दर्ज करते हैं। यानी जो चकबंदी का खसरा बनता है CH2A, उसमें भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि फलाना खाते में इतने इतना हिस्सा है और उसमें इतना इतना रकबा उन लोगों का है। तो अब आपने जब इसका पूरा चकबंदी खसरा बना लिया, उसी तरह से फिर हम ये भी देखते हैं कि इनके वो लगाते हैं, कीमतें लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा खेत है, जैसे मान लीजिए इसमें ये 25 नंबर है, इसको हमने मानक गाटा माना और इसकी कीमत लगाई 100 रुपये। और उसी तरह से मान लीजिए ये 6 नंबर है, यहाँ पर इसकी हमने कीमत लगाई 80 रुपये। तो पहले तो ये जो कीमत थी वो बहुत नीचे तक भी जा सकती थी, कहीं कहीं पर 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे ऐसे जाती थी। लेकिन अब चूंकि आप देख रहे होंगे कि अगर बहुत बंजर
का ज़मीन भी है तो उसको भी अच्छा कर लिया जाता है, जिप्सम मिला के उसको भी अच्छा कर लेते हैं। तो हम उस हिसाब से देखें तो अब हमें इतना वेरिएशन ज़मीनों में नहीं मिलता है। तो हम 60 से लेकर के और 100 तक की कीमत लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने 80 पैसे की कीमत लगाई और ये वाला गाटा हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका रकबा हम यहाँ पर कम देंगे। यानी हम जो रकबा यहाँ पर है उसको 80/100, यानी ये जो है एक ये विनिमय अनुपात हो गया, यानी 8/10 यानी 4/5, इससे इस रकबे को गुणा कर देंगे और उतना रकबा यहाँ से उठा करके अगर यहाँ चक बनाएंगे तब हम करेंगे। अगर मान लीजिए इस चक को हमें यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाना होगा, तब हम जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 100/80 करेंगे, यानी इसमें भी 5/4 से करेंगे। यानी यहाँ से जब हम इधर को ले जाएंगे तो ये रकबा बढ़ जाएगा और इधर से जब इधर लाएंगे तो कम हो जाएगा। यानी बिल्कुल साफ है, ये एक जनरल नॉलेज की बात है कि अगर कम पैसे वाली ज़मीन को ज़्यादा पैसे वाली ज़मीन से बदलेंगे तो वो रकबा कम हो जाएगा, और ज़्यादा पैसे वाली को कम पैसे वाली की तरफ ले जाएंगे तो वो रकबा कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको विनिमय अनुपात का एक फार्मूला ये समझ सकते हैं। कटौती मैंने आपको बताती, कीमत के आधार, कीमत हमें वही चकबंदी कमेटी के साथ में मिलके इन सारे खेतों की कीमत लगानी पड़ती है और उसके बाद में हम इसको इधर उतारते हैं। अब मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा ये 500 एकड़ था, 500 एकड़ सेम वैसे ही हमने बनाया। अब हम इसमें से चकों को बनाते हैं। चक बनाने में जो पुराने गाटा संख्या हैं उनसे हम काट के एक नया चक बनाते हैं। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए ये नए चक में ये पहला वाला हम 1 नंबर बना रहे हैं और यहाँ पर ये 1 और 2 के पार्ट से बनाया गया है, यानी इसमें से थोड़ा सा हिस्सा लिया गया है। मान लीजिए आधा एकड़ यहाँ से लिया और आधा एकड़ गाटा संख्या 2 से लिया, तो 1 एकड़ का ये नया नंबर बन गया 1, और यहाँ पर पुराने 2 नंबरों से मिलके बना हुआ है। 1 नंबर 1 से आधा एकड़ लिया गया है और गाटा संख्या 2 से आधा एकड़ लिया गया है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है इसको चक तराशी कहते हैं, यानी चक को काटना कहते हैं। तो यहाँ से अब इन चकों से काट के हम यहाँ पर नए चक उसी तरह से बनाते हैं और उसमें चकबंदी योजना का ध्यान रखते हैं, विनिमय अनुपात का ध्यान रखते हैं, कीमत और कटौती का ध्यान रखते हैं। तो ये इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आप देखें कि यहाँ पर ये जो पुराना चक मार्ग था वो वैसा का वैसा आ गया। गांव वालों ने अगर मान लीजिए पहले चकबंदी योजना में ये कहा है कि यहाँ पर साहब एक गांव के एक परिक्रमा मार्ग बना दिया जाए, तो हमने परिक्रमा मार्ग का भी एक प्रावधान रख दिया। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर प्राइमरी स्कूल का प्रावधान रख दिया, प्राइमरी स्कूल यहाँ पे बना दिया। प्राइमरी स्कूल के लिए 1 एकड़ ज़मीन यहाँ छोड़ दी, जूनियर हाई स्कूल के लिए छोड़ दी। अगर मान लीजिए खेल के मैदान के लिए भी कोई नंबर उनको चाहिए तो हमने मान लीजिए ये 33 नंबर खेल के मैदान के लिए एक सुरक्षित कर दिया। इसी तरह से आबादी के लिए अगर कोई नंबर सुरक्षित करना है तो मान लीजिए 46 नंबर हमने ये आबादी या हरिजन आबादी के लिए सुरक्षित कर दिया। तो इस तरह से हम इसी को काट के इसी के नंबरों से ये नए नंबर बनाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं इस बात से कि पुरानी सारी मेड़े हमने ख़त्म कर दी, ये नई मेड़े बनाई हैं और कोशिश ये करी है कि ये सारे खेत जो हैं वो आयताकार रहे और साथ ही साथ सभी के लिए रास्ता मिल जाए। जैसे ये हमने एक चक मार्ग दे दिया, इस पर जितने भी खेत आ रहे हैं इन सबको रास्ता दे दिया गया, इधर से भी रास्ता दे दिया गया। कोई भी खेत इसमें ऐसा नहीं है जिसको जाने के लिए रास्ता ना हो। और साथ ही साथ हमने जो सार्वजनिक उपयोग के लिए जो हमारे लिए ज़मीन चाहिए वो ज़मीन भी हमने निकाल ली। अब इसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि आपने देखा होगा कि गांव में फिर भी चकबंदी के बाद भी झगड़े रह जाते हैं, और उसका मुख्य कारण ये होता है कि चकबंदी प्रक्रिया आइडियली जिस तरह से होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाती। अब जैसे मान लीजिए ये चकबंदी के बाद हमने ये बनाए, तो हमने जो चकमार्ग बनाते हैं उन चकमार्ग पर कोई पत्थर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर हम इन चकमार्गों पर यहाँ पर शुरुआत में और मान लीजिए बीच में और लास्ट में ये पत्थर लगा दें तो भी हमारा काम अच्छा चल सकता है। और जो ज़मीनें हमने
उपयोग के लिए छोड़ी हैं, जैसे मान लीजिए हमने खेल के मैदान के लिए छोड़ा ये नंबर, तो इस नंबर को डिमार्केट करके यहाँ पर एक बोर्ड लग जाए कि ये ज़मीन खेल के मैदान के लिए सुरक्षित छोड़ी गई है, ये प्राइमरी स्कूल के लिए है, ये जूनियर हाई स्कूल के लिए है। तो इस तरह से भी उन ज़मीनों को जब गांव के लोग सब देख लेंगे तो उन ज़मीनों पर अतिक्रमण होने की संभावना बहुत ही कम होगी। लेकिन उतना ट्रांसपेरेंसी बरती नहीं जाती और बाद में पता चलता है कि राजस्व विभाग को, जब ये गांव चकबंदी से हट के राजस्व विभाग में आता है तो राजस्व विभाग के लिए फिर इनको तय करना थोड़ा कठिन काम होता है। मैं समझता हूँ कि अगर चकबंदी की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी ढंग से करी जाए तो फिर उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत आने की चांस ही नहीं बनता है। यहाँ पर जो एक सुधार चकबंदी प्रक्रिया के दौरान करा जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि जो हमारा एक्ट ही है उसमें चूँकि अब जीपीएस भी है तो हम सही सही लोकेशन पता कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये वाला चकमार्ग है, इस चकमार्ग का जो सेंटर पॉइंट है उसके अगर हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक कॉलम बना करके जो हमारा प्रपत्र है चकबंदी का, उसमें ये जितने भी चकमार्ग हैं उन सब का मिडिल का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर हम कहीं पर उसको अंकित कर दें, यानी वो लेखपाल के पास रहे, चाहे वो खसरे के रूप में या खतौनी के रूप में या एक अलग कोई सप्लीमेंट बना दें जिसमें जितने भी चकमार्ग दिए गए हैं उन सभी चकमार्ग के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, यानी सेंट्रल पॉइंट का, चकमार्ग के सेंट्रल पॉइंट का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और 3 जगह पर, यानी शुरुआत में, मिडिल में और लास्ट में, अगर ये हमें दिए हों तो हम बाद में जब भी, जैसे हमें पैमाइश की आवश्यकता बढ़ती है, यानी जब भी कभी आपको खेतों की पैमाइश करानी होती है तब हमें जो स्थायी बिंदु ढूंढना है या जो परमानेंट पॉइंट ढूंढना होता है जहाँ से हम पैमाइश करेंगे, उसकी बड़ी दिक्कत आती है। तो ये जो दिक्कत है वो ख़त्म हो सकती है अगर हम उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दें, क्योंकि अगर जब पत्थर लगा देते हैं वो पत्थरों को लोग उखाड़ लेते हैं और उसके बाद फिर वो उन पत्थरों को ढूंढना मुश्किल होता है। तो इस तरह से अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिए जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ये चकबंदी के समय ही करे जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब राजस्व विभाग में ये काम करा गया है, वहाँ पर जो भी सिहद्दे हैं उनको एक कोड दे करके फिर उनका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उनका पता करके उसको रखा गया है। लेकिन ये काम अगर चकबंदी में हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक आप समझ सकते हैं कि ये चकबंदी का एक मोटा मोटा ओवरव्यू है। बाकी आगे हम और धाराएं और देखेंगे किस तरह से होता है। जो मेन चीज़ होती है वो इसी तरह की है, आपको ये मैप देख करके आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब मेरा चकबंदी में उड़ान चक बना दिया गया। तो उड़ान चक में बताऊं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जगह काबिज था पहले और वहाँ से हटा करके उसे बिल्कुल नई जगह पहुँचा दिया, यानी उसका जो पुराना जो मूल जो थी वहाँ ना बना करके उसका चक किसी दूसरी जगह चक बना दिया, तो उसको हम जो है उड़ान चक कहते हैं। बाकी ये आपकी समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। चक तराशी, चकबंदी योजना, उड़ान चक, कीमत, कटौती और विनिमय अनुपात, ये कुछ मेन उनके टर्म हैं जो हमारे चकबंदी के समय यूज़ करे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम इतना समझ गए हैं। अब आगे फिर हम अगले पार्ट में बनाएंगे। धन्यवाद।